Hello students, let's start with chapter number 8 Natural Resources, Standard 10 GSEB Board. Natural Resources. Now अभी आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या है. रिसोर्सेज ऐसे चीज़ें हैं जो हमें नेचर में मिलता है और जिसमें क्षमता होता है या फिर योग्यता होता है या शक्ति होता है कि ह्यूमन के जो नीड्स है ना उसको फुलफ़िल कर सके, तो उसको रिसोर्सेज बोलते हैं. तो चलो चलते हैं लेसन में. ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और completely through resources. Here it is stated that whatever humans needs are there that can be satisfied, है ना. completely satisfied कर सकते हैं या फिर partially through resources. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. ऐसे कई सारे हैं ना, हज़ारों में ऐसे चीज़ें हैं नेचर में जिसको आप रिसोर्सेस नहीं कह सकते हो. क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि these elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. अब ये जितने भी थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स है इसको हम रिसोर्स तब बोल सकते हैं जब मैन उसे यूटिलाइज करते हैं या फिर यूज़ करते हैं अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, जानकारी से, एक्सपर्टाइज की वजह से, तब उसको रिसोर्स बोल सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स ऑन विच द मैन इज़ डिपेंडेंट, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resource. तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह यहाँ पे जाता है कि व्हाट इज़ रिसोर्स. जो चीज़ों के ऊपर मैन डिपेंडेंट होते हैं और ह्यूमन नीड्स उससे फुलफ़िल होता है. कैसे फुलफ़िल होता है? मैन के फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की वजह से. उसी को आप क्या बोल सकते हो? रिसोर्सेज बोल सकते हो. In this way, anything which is used to fulfill the human needs becomes a resources. तो जो भी चीज़ें हम लोग को नेचर में मिलता है उसके अंदर इतना कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है कि ह्यूमन के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? रिसोर्सेज. In ancient times, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time. है ना, हमारे प्राचीन लोग नहीं जानते थे कि जो मिनरल्स है वो लैंड के अंदर है ना, बरीड इन द विद इन द लैंड है, तो उनको नहीं पता था उसके बारे में. तो उसके लिए वो मिनरल उस टाइम में रिसोर्सेज नहीं होता था क्योंकि उनको पता नहीं था ना उसके बारे में. बट टुडे दीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यू टू देयर यूटिलिटी एंड द डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ माइनिंग. बट आज मिनरल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि उसका यूज़ क्या है. और अभी हमारे इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड हो चुके हैं. माइनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आप क्या कर सकते हो? ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हो. तो ये आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन चुके हैं. द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज़ ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क. अब यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें दो क्वालिटी होना चाहिए. एक तो उसका यूज़फुलनेस और एक कैपेबिलिटी यानी उसका योग्यता. ये दोनों अगर है कोई रिसोर्स में तो दैट कुड बी नोन एज अ यूजफुल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग. द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री, दैट इज़ नेचर, मैन एंड द कल्चर. तो ये रिसोर्सेज किस चीज़ के इंटरेक्शन से बना हुआ है? तीन चीज़ों से. एक तो नेचर, मैन एंड द कल्चर. तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट introduction given for natural resources. तो you whenever asked कि what is a resource, you should know कि whatever we get in nature and has the ability to fulfill human needs, that is known as resource. Let us know the uses of resources. Resources are useful to us in many ways. So there is a lot of variety of usefulness of resources. We learn about its role gradually at every stage of human life. तो इसके बारे में हम लर्न करते ही जाते हैं. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली हमें हर एक स्टेज में, मीन्स हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. ऑल एक्टिविटी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. तो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं ना लैंड के ऊपर या फिर कहीं
जो भी है हमारा एक्टिविटीज़, वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज़ हो, सारे चीज़ों पे हम किस पे डिपेंडेंट है? नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर हमें नेचुरल रिसोर्स यानी रिसोर्सेज में से जो रॉ मटेरियल्स ना मिले तो इंडस्ट्री फ्लरिश होना मुमकिन नहीं है, एग्रीकल्चर का होना पॉसिबल नहीं है। लेट अस नो मोर अबाउट इट। अब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फूड। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे फूड के रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से कंप्लीट मिलता है? फ्रॉम दी वेरियस रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज से। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honey bees etc. are used as food items. तो आप देख सकते हो कि फ्रूट्स हम लोग को मिल रहा है ना नेचुरली, क्रॉप्स ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर की वजह से, यस। फिर हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिल जाते हैं मिल्क एनिमल्स की वजह से, मीट्स ऑब्टेन होते हैं उसकी वजह से, राइट। फिर फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स जो रिजर्वॉयर्स, पॉन्ड्स, लेक्स है ना, रिवर्स में मिलते हैं। फिर हनी बीज के वजह से हनी जो प्रिपेयर होता है, ये सारे चीज़ हमें यूज़ करते हैं एज अ फूड आइटम। तो ये सारे चीज़ हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। तो रिसोर्स कैन बी कनेक्टेड एज द वे टू गेट फूड, यस। रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कहा पहले ही देखा, जो भी एक्टिविटीज़ है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सारे ही डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो फिर रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट। वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वुल्स, हाइड्स एंड मीट्स अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल ओर्स फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री। तो ये जितने भी चीज़ें हमें फॉरेस्ट या एग्रो प्रोडक्ट यानी एग्रीकल्चर से मिलते हैं, या फिर एनिमल्स में से वुल्स, हाइड्स ना, स्किन्स है ना, उनके मीट, ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडस्ट्रीज़ टू डेवलप। मिनरल ओर्स है ना, जो भी मिनरल्स है वो सब जो मिलते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो हमें मिलता है नेचर से। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एज अ रॉ मटेरियल। फिर रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, ओके। ऐसे रिसोर्सेज है जो एनर्जी रिसोर्सेज है। एनर्जी रिसोर्सेज यानी फ्यूल हम लोग को मिलता है। वी यूज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो ये सारे चीज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कोल, पेट्रोलियम है ना, और नेचुरल गैस, और ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल एक्सेट्रा। अब ये रिसोर्सेज बस हमें जो मिनरल है उससे ही नहीं, ओके। ये अभी आप देख सकते हो कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि सोलार से हम लोग कैसे ही एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं, विंड से एनर्जी बना सकते हैं, सी वेव से, टाइड्स, एब्स से ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारे लिए। तो आपको समझ में आया होगा कि यूजेस ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एज एनर्जी रिसोर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब रिसोर्सेज को हम अलग अलग टाइप में क्या कर सकते हैं, उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। यानी यहाँ पे हम लोग देखना ज़रूर समझना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, रीअवेलेबिलिटी के बेसिस पे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे, ओके। अब ये जो टेबल दिया है यहाँ पे, ये सारे रिसोर्सेज, तो ये जो टेबल दिख रहा है ना, ये आपको दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। जैसे कि अभी पहले आप देखते हो तो इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? ऐसे रिसोर्स जो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या एक फैमिली का होता है। फॉर एग्जांपल लैंड या बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल योर हाउसेस इज़ योर इंडिविजुअल रिसोर्स, नोबडी कैन एल्स कम एंड से दैट ये इसमें मेरा हक है, राइट। तो ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स या फैमिली का रिसोर्स है वो। नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जो कि एक कंट्री या रीजन को बिलोंग करते हैं, जैसे कि आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल रिसोर्सेज, अभी ग्लोबल क्या है? ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड।
ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जो लोगों की भलाई के लिए यूज़ करते हैं, फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हम लोगों ने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर्स में कैसे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट एक हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स, वाटर एक रिसोर्स है ना, लैंड है हमारा रिसोर्स, मिनरल है, एनर्जी है एंड फूड रिसोर्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टू अंडरस्टैंड कि हाउ नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस। अब हम लोगों ने देखा था ना कि जो रिसोर्सेज है क्लासिफाइड हुआ है ओनरशिप के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, फर्स्ट है यूनिवर्सल रिसोर्स। अब ये यूनिवर्सल रिसोर्स क्या है? ऐसा रिसोर्स जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो, यूजफुल गैसेस इन दी एटमॉस्फेयर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, एवरीवेयर इट विल बी द सेम, नो, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जनरली अवेलेबल रिसोर्स जो ईजिली हम लोग को अवेलेबल होते हैं, ऐसे रिसोर्स जैसे लैंड, सॉइल, वाटर और पैस्चर लैंड। रेयर रिसोर्स मीन्स ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड प्लेसेस में अवेलेबल है, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। ऑब्वियसली माइनिंग करने के बाद ही ये सारे चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रेयर रिसोर्सेज में आ जाते हैं। और सॉलिटरी रिसोर्स क्या है? ऐसे रिसोर्स है जो सिर्फ 1 या 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड में आपको अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी। ओके, इसमें क्रायोलाइट विच इज़ अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। तो ये जो 2 टेबल है, एक तो ओनरशिप और एक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है, आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि ये MCQs लाइक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और भी है, और भी सारी चीज़ें हैं कि जिसमें क्लासिफिकेशन हुआ है, देखते हैं हम लोग आगे। You could understand details of 2 types. Resources can be classified by other methods also, wherein this can be classified into 2 types as renewable and non-renewable resource. तो हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा कि ओनरशिप बेसिस पे है, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे है। यहाँ पे हम लोग एक और 2 कैटेगरी देख सकते हैं, एक तो रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। यस, some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. कोई रिसोर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, टाइम स्पैन ऑफ टाइम, मतलब टाइम जाते जाते वो उसके यूसेज के ऊपर वो अपने आप रिप्रोड्यूस होते ही जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल, यानी वो ख़त्म नहीं होंगे कभी, राइट। जैसे कि सोलर इंसोलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिजर्व्स, ये सब किस में आ जाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या नहीं होते हैं? एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, यानी मिट नहीं जाते हैं। टाइम टू टाइम वो उसमें से एनर्जी आप क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। और उसी के अगर ऑपोजिट देखो तो आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. अब ये ऐसे रिसोर्सेज है जो कि आपने एक बार यूज़ कर लिया, उसके बाद में आप जब चाहे तब इसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसको बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको उसे यूज़ करना है ना, तो यू वुड हैव टू वेट फॉर सो मेनी ईयर्स, तो बहुत जल्दी आपको वो वापस मिलेगा नहीं वो रिसोर्स। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है, इसको हम कौन से कैटेगरी में डाल सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। ऑब्वियसली ना, जो भी आपके मिनरल्स है, आयरन है या फिर आपके गोल्ड है या फिर आपका मिनरल ऑयल है, ये बहुत जल्दी आपको रिप्रोड्यूस होके नहीं मिलेगा। एक बार आपने यूज़ कर लिया मतलब वो यूज्ड हो गए ना, उसको बनने में मैनी ईयर्स इट विल टेक। ओके, सो दिस इज़ नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इतने सारे कैटेगरीज हम लोगों ने देखा रिसोर्सेज का, तो आप लोग, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम लोग आते हैं प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं पे कुछ भी कर लो, हम लोगों को कंजर्वेशन वर्ड दिखाई देगा। कंजर्वेशन और प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ में अगर कोई काम करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। प्लानिंग के बिना अगर कोई काम करेंगे तो आपका जो आप सोचते हो वो रिज़ल्ट मिलेगा नहीं।
तो व्हाट इज़ इट, लेट अस नो. ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ऑब्वियसली ह्यूमन के जो भी नीड्स है, आज एक अगर फुलफ़िल हुआ तो कल और नीड्स क्रिएट हो जाते हैं ना. तो हमारे जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. ड्यूरिंग लास्ट 100 years, usage of the resources has increased very much due to extraordinary development in science and technology and due to population explosion. तो ईयर पास्ट 100 years में हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज का यूसेज यानी उसका जो यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा हुआ. क्यों? क्योंकि लोग इतने डेवलप हो चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि वो लोग ये सारे रिसोर्सेज को समझ चुके हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव रीज़न क्या है इसका? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है ना, तो वांट्स तो बढ़ेंगे, वांट्स बढ़ेंगे तो रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे, और रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट. सीवियर इम्प्लीकेशंस विल हैव टू बी experienced in future if a serious thought is not given to this matter. अभी इसके बारे में अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, अगर हम लोग प्लान नहीं करते हैं ना, तो क्या होगा कि आने वाले कुछ समय में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है. ओके तो ये आज आपको हम सबको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्सेज हमें मिला है वो हमें वेस्ट नहीं करना है. उसको क्या करना है? प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखना है, प्लानिंग के साथ यूज़ करना है. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ऑब्वियसली अगर आपने आज यूज़ किया है कोई चीज़ को तो आप नहीं चाहोगे कि आपके आने वाले जनरेशन भी उसे यूज़ करे. तो ये आपका मॉरल ड्यूटी है कि आप क्या कर सके, इसे प्रिजर्व करके रख सके, कंजर्व करके रख सके, बचा के रख सके, ताकि आपके आने वाले जनरेशन भी उसे क्या कर सके, यूज़ कर सके. आज हम लोग कितने प्राउडली बोलते हैं कि हमें जो भी हमारा हेरिटेज मिला है ना, सब हमें हमारे फोर फादर से मिला है. तो आज हमारा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ. आज अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे आने वाले जनरेशन को भी तो चाहिए ना. तो इसे संभाल के रखने का काम आपका, मेरा, सबका है. रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज रैशनली. तो इसीलिए इसको रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और इसे यूज़ करना है इकोनॉमिकली, रैशनली, है ना, सिस्टमैटिकली, यस, मेटिक्यूलसली. कितने सारे वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना चाहिए. द वर्ड कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब कंजर्वेशन कब आता है? कंजर्वेशन की बात कब आती है? जब कोई चीज़ कम होने लगता है ना, तब हम लोग बोलते हैं अरे इसको कंजर्व करके रखना चाहिए, है ना. अभी समझो आप मंथली प्रोविज़न आपके घर पर है और राइस समझो 1 किलो बचा हुआ है, राइट. तो उसको मम्मी क्या करेगी कि चलो अभी 2 दिन और बाकी है, तो उसमें क्या करेगी कि वो थोड़ा थोड़ा से यूज़ करेगी ताकि 2 दिन भी वो चल सके ना. कि वो एक ही दिन में ख़त्म कर देगी और बोलेगी कि चलेगा, दूसरे दिन कुछ नहीं होगा तो चलेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो हम लोग जब कंजर्वेशन की बात आता है ना, तो समझ ही जाना चाहिए कि वहाँ पे कुछ स्कैरसिटी है, यानी कमी है, राइट. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगता है. द वर्ड कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स. इफ़ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयटेड एट द करंट रेट where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. तो अब आप जानते हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रिसोर्सेज है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं. जो रेट पे एक्सप्लॉयट हो रहा है ना, अगर यही चलता रहा ना, तो ऑब्वियसली हम लोग जो सपना है हमारा कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं रिसोर्सेज को, वो सपना ही रह जाएगा. बराबर. वो जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी यूज़ करे, तो वो नहीं हो पाएगा. इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूसेज एंड इट्स कंजर्वेशन एंड री यूसेज. तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि हम इसे अच्छी तरह से यूज़ करें, रैशनली यूज़ करें, कंजर्व कर सकें और चीज़ों को री यूज़ कर सकें. रिसाइकल करना, है ना, री यूज़ करना, ये सब करना आना चाहिए. अब जैसे कि पानी है, पानी एक बार यूज़ हो गया तो वो बस उसको क्या करते, कुछ यूज़ नहीं करते. पर क्या कर सकते हैं ऐसे पानी को, वाटर प्लांट्स में आप उसे
पूरे तरह से प्यूरीफाई नहीं कर सकते, पीने के लायक नहीं बना सकते, पर गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि गार्डनिंग में आपका जो फ्रेश वाटर है वो यूज़ नहीं होते हुए ये वाले वाटर क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation. तो जब भी हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन क्या है कि डेंजर एग्जिस्ट होता है किस पे, लाइफ ऑफ ट्री एंड ह्यूमन, तो जो अरेंजमेंट करते हैं उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। तो ना कि सिर्फ ह्यूमन पे, पर एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, अगर उसको कोई ज़्यादा परेशानी है या फिर लगता है कि उसके लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट करते हैं उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल। First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region or a country as a unit. सबसे पहले आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन आप और मैं जाके नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के पास होता है कि हमारे पास कितने ऐसे रिसोर्सेज है जो यूज़ हो चुके हैं, जो अभी यूज़ नहीं हुए हैं और जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो हमें हमारे वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसा रीजन और ऐसे डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, बराबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना चाहिए। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉयटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम। तो जो लिमिटेड या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको कम से कम यूज़ करें, साइंटिफिकली यूज़ करें, इकोनॉमिकली यूज़ करें, ताकि जो भी ज़रूरत होगा ना तभी यूज़ करें, उसको ऐसे ही फ्रीली यूज़ ना कर ले, ताकि फिर आने वाले टाइम में हम लोग पछताते नहीं रहे कि हाँ हम लोगों ने तब कम अगर यूज़ किया होता तो आज हमारे पास होता नहीं। ये करने से अच्छा है, मतलब रिग्रेट करने से अच्छा है कि हम लोग आज ही उसे क्या कर ले, सुधार लें। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। और ऐसे सारे जो रिसोर्सेज है जिनके क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो उनको डेवलप करने का जो कोशिश करते रहना चाहिए। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर ईजिली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पेयरिंगली फॉर फ्यूचर यूज़। अब ईजिली अवेलेबल है जो भी रिसोर्सेज है तो उसको हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो हम लोगों को कहीं पे भी कभी भी मिल जाएगा तो इसको हम लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको ऐसे वैसे यूज़ करना नहीं चाहिए, उसे भी समझ के और बहुत ही प्लानिंग के साथ में यूज़ करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उसके लिए कोई ज़्यादा वांट जो मतलब डिक्रीज़ ना हो वो नंबर्स में या क्वांटिटी में। ये कर सकते हैं ना, हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। दोज रिसोर्स विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी रिजर्व्ड और कंजर्व्ड। फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। तो जो भी रिसोर्सेज बहुत कम क्वांटिटी में उसे कंजर्व करना है और उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आज देखो आप अगर आपके पास कार है तो कार को फ्यूल चाहिए ना, फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए या फिर है ना ये सब चाहिए, पर उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। अभी आप देखते हो कि सोलार पैनल्स बन रहे हैं, है ना, तो सोलार एनर्जी से भी बहुत सारे व्हीकल्स को या बैटरी से जो चार्ज करके ना व्हीकल्स चला सकते हैं। ऐसे ऑल्टरनेटिव्स निकाल रहे, क्यों निकाल रहे हैं, ताकि ये जो भी चीज़ें जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में उसे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमें उसे यूज़ कर सकते हैं। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली। तो देखो जब भी कोई भी चीज़ें हैं जब हम लोग बात करते हैं कि प्लानिंग के साथ में होना चाहिए तो उसके लिए कुछ लॉज भी होने चाहिए। अगर लॉज है तो ही लोग उसे मानेंगे, वरना मनमानी करेंगे। ये तो इसको बचाने के लिए लॉज होने चाहिए जिससे लोग समझ सके इसका इम्पोर्टेंस क्या है और स्ट्रिक्टली वो लॉज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated। यानी यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है कि गवर्नमेंट को ही ये सब चीज़ें पता होना चाहिए या इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उनको ही नहीं, ये जनरल लोगों को यानी जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सारे कम हैं अवेलेबल। तो जब लोगों को जानकारी होगा, जब लोगों के अंदर अवेयरनेस होगा तो ऑब्वियसली वो
क्या करेंगे, बहुत ध्यान से अपना जो जो काम है या फिर जो भी यूसेस है कोई भी चीज़ों का, तो वो वैसे कर सकते हैं। अगर उनके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, चीज़ों को वेस्ट कर सकते हैं ना। तो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट करते भी हैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, वो लोग करते हैं कि लोगों को समझ में आए कि रिसोर्सेज का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए उसे ज़रूरी है कि उसे वेस्ट ना करें। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।